हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 18वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है सत्य से श्रेष्ठ कर कोई धर्म नहीं है? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य है सत्य से श्रेष्ठ कर कोई धर्म नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, वैसे हम इस पर पुराने लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1875 में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है, और कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावाटस्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बाद में इस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है? भारत में। तो ध्यान रखिएगा 1879 में बम्बई में इसका मुख्यालय स्थापित होता है, पर बाद में 1886 में मद्रास में इस संस्था का मुख्यालय भारत में आ जाता है। इसे आपको याद रखना है। यदि हम कुछ चीजों की और बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, इसने भारत में आर्य समाज के साथ मिलकर काम किया है। किस संस्था के साथ मिलकर काम किया है? आर्य समाज के साथ मिलकर काम किया है। और साथ ही साथ यह संस्था विज्ञान और वेदांत इन दोनों को साथ में लेकर कार्य करती थी। बाकी अगर अन्य ऑप्शन को देखें तो 1828 में ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित है। 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। 1867 में प्रार्थना समाज स्थापित है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पंडित गुरुदत्त, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला हंसराज के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई है। लाला हंसराज दयानंद सरस्वती के बहुत बड़े अनुयायी माने जाते थे। और ध्यान रखिएगा ये स्थापित कहाँ पर हुआ है? तो 1886 में लाहौर में स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, भीकाजी कामा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रमाबाई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक की लेखिका मानी जाती हैं। यदि हम पंडित रमाबाई के बारे में बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत की एक प्रसिद्ध समाज सेवी मानी जाती हैं, ऐसी महिला जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को अग्रणी बनाया है। और यदि कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम बात करें तो ध्यान रखिएगा पंडित रमाबाई को उपाधियां दी जाती हैं, है ना। एक इनको पंडिता की उपाधि भी दी जाती है, और पंडिता, और दूसरा है ना सरस्वती की उपाधि भी दी गई है, सरस्वती, क्योंकि इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में, है ना, शिक्षा ग्रहण की है, शोध कार्य किए हैं, तो विद्वानों के द्वारा इन्हें उपाधियां दी गई हैं। दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, इन्होंने चिकित्सा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तो पहली हिंदू महिला भी मानी जाती हैं जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, शारदा सदन की स्थापना भी इन्होंने की है। शारदा सदन की स्थापना की है 1879 में। इसे भी आपको याद रखना है पंडित रमाबाई के बारे में। बाकी अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो सरोजनी नायडू, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, और भारत कोकिला। दूसरी बात आपको याद रखना है ना कि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। सावित्रीबाई फुले के बारे में ध्यान रखना है आपको, ये ज्योतिबा फुले की पत्नी है, पहली बात। और इन्होंने भी कई सारी संस्थाओं, विधवाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए कई सारे संघों की स्थापना की है। 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय बनाया है। इसे भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई है। इस सत्य शोधक समाज की स्थापना में ज्योतिबा फुले के साथ इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए
भीकाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांति की माता भी भीकाजी कामा को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है वैसे कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगे को फहराया है भीकाजी कामा ने 1907 में। इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, पंडित रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में की गई है। कहां पर की गई है? पुणे में स्थापना की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होने वाली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, पंडित रमाबाई हंटर कमीशन के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। अगर हम हंटर कमीशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा से संबंधित कमीशन था और 1882 में इसे हंटर कमीशन को लाया गया था। और जब लाया गया था तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे। तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, 1882 में लाया गया है और गवर्नर जनरल किसके कार्यकाल में लाया गया है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया है। लॉर्ड रिपन के बारे में हम आगे बात करेंगे। श्वेत विद्रोह है, इन्हीं के समय की प्रमुख घटना मानी जाती है। श्वेत विद्रोह है, इन्हीं के समय की प्रमुख घटना मानी जाती है। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है। और ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रयास किया है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक ने ठगी प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रयास किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा है और इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया है। 1830 में ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया है। इसे भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा सुधार के लिए मैकाले जो आए हैं वो भी इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के कार्यकाल से संबंधित है। इसे भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ध्यान रखिएगा, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक माने जाते हैं। चलिए अगर कुछ अन्य विकल्पों की बात करें तो कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया है। और एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की जो हम बात करते हैं है ना, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। 1793 में लाया गया। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के गवर्नर जनरल है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। चलिए लॉर्ड इरविन, ये ध्यान रखिएगा, इनके समय दिल्ली पैक्ट हुआ है, दिल्ली पैक्ट। और इसको दिल्ली पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, 1931 में हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ठग या फांसीगर नामक पुस्तक के लेखक हैं? हेनरी स्लीमन, मिंटो द्वितीय, लॉर्ड लिटन, वेरियर एल्विन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, हेनरी स्लीमन के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा कि भारत में ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। तो बेंटिक ने ठगी प्रथा को खत्म करने का जो दायित्व सौंपा था वो किसको सौंपा था? कर्नल सलीमन को। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ठगी प्रथा का अंत किसने किया है? तो कर्नल सलीमन ने किया है। पर किसके कार्यकाल में किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया है। बैरियर एल्विन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बैरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर अध्ययन किया है। ध्यान रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बेगास। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, द बेगास पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। साथ ही साथ इन्होंने द
दामुडिया और उनका घोटुल घोटुल, ये पुस्तक भी लिखी है। तो घोटल पर भी अध्ययन किया है। मुड़िया जनजाति में घोटल प्रथा पाई जाती है, जिसका अध्ययन भी किसने किया है? वेरियर एल्विन ने किया है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया? ध्यान रखिएगा, कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया है? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, मिंटो प्रथम, मेयो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो के समय कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। कन्या शिशु हत्या प्रतिबंध अधिनियम एक्ट आया था 1870 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेयो है। मेयो से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं उसमें से लॉर्ड मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी हत्या की गई है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई है। एक व्यक्ति हैं शेर अफरीदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई है। कहां पर हत्या की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में हत्या की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में पहली प्रायोगिक जनगणना, ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोगिक जनगणना किसके समय शुरू हुई है? मेयो के समय शुरू हुई है। कब शुरू हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी। और नियमित जनगणना भारत में 1881 में शुरू हुई है, लॉर्ड रिपन के समय। प्रायोगिक जनगणना 1872 में मेयो के समय है, और नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई है, लॉर्ड रिपन के समय। यह भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम दासता के उन्मूलन से संबंधित है? दास प्रथा का अंत किया गया है किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित था? ऑप्शन है 1813, 1833, 1853, 1892। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन चार्टर एक्ट 1833 में था, पर दास प्रथा का उन्मूलन बाद में किया गया है। दास प्रथा के उन्मूलन के लिए 1843 में एक एक्ट लाया गया, और इसके माध्यम से भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है। पर प्रावधान किसमें था? 33 में, पर हुआ कब है? 1843 के एक्ट के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, एलनबरो के समय। जैसे कि अभी हमने बात की, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान था कि दास प्रथा को खत्म किया जाएगा, पर बाद में एलनबरो के समय 1843 के एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को उन्मूलन किया गया है। इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिशु हत्या को अवैध घोषित कब किया गया है? ऑप्शन है 1865, 1870, 1875, 1880। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1870 के एक्ट के माध्यम से शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सम्मति आयु अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? 1891, 1895, 1897, 1900। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1891 में सम्मति शिशु अधिनियम लाया गया था। ध्यान रखिएगा, सम्मति शिशु अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की शादी को प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेज सरकार ने। चलिए आगे बात करते हैं। शारदा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारदा अधिनियम किस वर्ष लाया गया, पारित किया गया है? 1925, 1928, 1930, 1932। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1930 में शारदा अधिनियम लाया गया। किसके समय लाया गया? लॉर्ड इरविन के समय लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय लाया गया था। और इस अधिनियम में ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की और 14 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की शादी नहीं होगी, बालिकाओं की शादी नहीं होगी। तो इसे आपको याद रखना है, जो इरविन के समय लाया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत में नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि हार्डिंग का कार्यकाल देखें तो 1844 से लेकर 48 रहा है, और इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली को प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में हार्डिंग नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय भी नरबली पर प्रतिबंध लगाया गया है।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 था। इन्होंने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया है, साथ ही साथ नरबली को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया है। कन्या भ्रूण हत्या, ध्यान रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या पर भी इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये 3 अति महत्वपूर्ण हैं। बेंटिंग सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, नरबली को प्रतिबंधित किया और कन्या भ्रूण हत्या को भी प्रतिबंधित किया है बेंटिंग के द्वारा। बाकी नरबली को प्रतिबंधित करने का एक सही तरीके से देखा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई है, पर हार्डिंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको बेंटिंग लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच का संबंध था रियासतों के विलय से, कृषि विकास से, शिक्षा सुधार से, स्वास्थ्य नीतियों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा सुधार से संबंधित था वुड डिस्पैच। ध्यान रखिएगा कब लाया गया? 1854 में लाया गया है। किसके समय लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, महान क्रांति, महान परिवर्तन, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए, कब लाया गया? 1854 में लाया गया। किस समय लाया गया है? लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय हंटर शिक्षा आयोग लाया गया है? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लिटन, डफरिन, एल्गिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, हंटर शिक्षा आयोग कब लाया गया है? 1882 में लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, 1882 के पहले मतलब वुड डिस्पैच आ चुका है, तो वुड डिस्पैच में जो बातें कही गई थी उनकी समीक्षा करने के लिए, है ना, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हंटर आयोग, थॉमस रैले आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। थॉमस रैले आयोग बनाया गया था 1902 में। ध्यान रखिएगा, थॉमस रैले आयोग 1902 की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में। और थॉमस रैले आयोग कब बना था? 1902 में। और किसके समय बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय थॉमस रैले आयोग का गठन किया गया था। यदि हम अन्य आयोगों की बात करें तो हंटर आयोग कब बना है? 1882 में बना है। थॉमस रैले 1902 में बना है। सैडलर आयोग 1917 में बना है। हार्टोग समिति 1929 में बनाई गई है। और ध्यान रखिएगा, ये चारों ही समिति या आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा सुधार से था। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया? पहली बार था जब व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। किस समिति की सिफारिश पर? तो ऑप्शन है चार्ल्स वुड समिति, हार्टोग समिति, सार्जन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। हार्टोग समिति की सिफारिश पर ही भारत में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया है। तो जैसे कि हमने देखा, हार्टोग समिति 1929 में गठित की गई है, इसे आपको याद रखना है। सार्जन समिति आगे जाके 1944 में गठित की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की वकालत की? ऑप्शन है सार्जन समिति, सैडलर समिति, हंटर आयोग, थॉमस रैले आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्जन समिति। ध्यान रखिएगा, सार्जन समिति 1944 में बनाई गई है। सैडलर आयोग 1917 में बना है। हंटर 1882 में बना है। थॉमस रैले आयोग 1902 में बनाया गया है, शिक्षा से संबंधित। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर्ड स्मिथ समिति का संबंध था किससे है? ऑप्शन है स्वास्थ्य सुधार से, वन नीति से, अकाल से, विदेशी मामलों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अकाल से संबंधित है वेयर्ड स्मिथ समिति। और ये कब बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा 1860-61 में बनाई गई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग का संबंध अकाल से रहा है? भारत में कई बार अकाल पड़े हैं, तो उनसे अकाल को दूर करने से संबंधित कई सारे आयोग बनाए गए हैं, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो कैम्पबेल आयोग, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी ये तीनों ही आयोग का संबंध किससे रहा है? अकाल से रहा है।
यदि हम कैम्पबेल आयोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 1866 में बनाया गया है। स्ट्रेची आयोग 1880 में बनाया गया है। मैकडोनाल्ड आयोग 1899 से 1900 के बीच में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा 1899 से 1900 के बीच में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया है और तीनों का संबंध अकाल से है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए कैम्पबेल आयोग 1866 में बना और किसके समय बनाया गया? जॉन लॉरेंस के समय बनाया गया है। उस समय गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस है। स्ट्रेची आयोग 1800 में बनाया गया है, लॉर्ड लिटन के समय बनाया गया है। लॉयड आयोग 1896-97 में एल्गिन द्वितीय के समय बनाया गया है और मैकडोनाल्ड आयोग 1899-1900 में लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है वुडहेड आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? ध्यान रखिएगा 1930, 1940, 1944, 1947। तो ध्यान रखिएगा 1944 में वुडहेड आयोग का गठन किया गया है और इसका संबंध भी किससे है? अकाल से है। ध्यान रखिएगा 1843 में बंगाल में अकाल पड़ा है और फिर उसी अकाल से कैसे निपटा जाए इसके लिए 1844 में वुडहेड आयोग का गठन बंगाल में किया गया था। आगे बात करते हैं। फराजी आंदोलन या फराईद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है हाजी सरियतुल्लाह, सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हाजी सरियतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ध्यान रखिएगा ये पूर्वी बंगाल में चलाया गया था, पूर्वी बंगाल में चलाया गया था और ध्यान रखिएगा ये आंदोलन इस्लाम के शुद्धिकरण से ही संबंधित था। इस्लाम की जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके प्रचार करने से ही यह आंदोलन संबंधित रहा है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाल शास्त्री जंभेडकर, दादोबा पांडुरंग, दोनों आनंद मोहन बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। इन दोनों के द्वारा ही परमहंस मंडली का गठन किया गया है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो परमहंस मंडली कब बनाई गई है? 1849 में बनाई गई है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनाई गई है? महाराष्ट्र में बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। और ये महाराष्ट्र का प्रथम सामाजिक धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित संस्था मानी जाती है। तो महाराष्ट्र की पहली सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित संस्था कौन सी है? परमहंस मंडली है और इसने जाति प्रथा के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ एक अभियान चलाया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में प्रचलित देवदासी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, भारत धर्म महामंडल, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा देवदासी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और इस संस्था का गठन ध्यान रखिएगा कब हुआ है? 1892 में किया गया है। भारत धर्म महामंडल ये भी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, 1887 में स्थापित की गई है। प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित है, आर्य समाज 1875 में स्थापित है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देवदासी पर हम वैसे भी बात कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है 1840 के दशक में शुरू हुआ निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नारायण गुरु, बाबा दयाल दास, ज्ञान सेन, श्रीधरन नायडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा बाबा दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन शुरू किया गया है। अब यह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो गुरु नानक के समय प्रचलित जो परंपराएं थी उन्हीं को लागू किया जाए और जो आज समय के साथ उसमें जो परिवर्तन आ चुका था उनके विरोधी थे। तो नानक के समय प्रचलित परंपराओं को एक बार पुनः लागू करना निरंकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने एझावा समुदाय मतलब निम्न जाति पर लगाए गए धार्मिक सामाजिक प्रतिबंधों की अवहेलना की है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अरविपुरम आंदोलन, वेद समाज, भारतीय धर्म महामंडल और सत्यशोधक समाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरविपुरम आंदोलन के द्वारा सामाजिक धार्मिक प्रतिबंधों की अवहेलना की गई है। ध्यान रखिएगा ये आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1888 में यह आंदोलन शुरू हुआ है
और नारायण गुरु के द्वारा यह आंदोलन संचालित किया गया है। दक्षिण भारत में यह आंदोलन चलाया गया था। आगे बात करते हैं। अगर नारायण गुरु के हम बारे में बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है, मानव जाति के लिए एक धर्म है, एक जाति, एक ईश्वर, है ना। ये नारा किसने दिया है? नारायण गुरु ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया है? हुआ है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। तो ध्यान रखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह 1924 में त्रावणकोर रियासत में चलाया गया, जो कि केरल के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो आज केरल में है। तो ध्यान रखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह 1924 में त्रावणकोर रियासत के अंतर्गत था, जो कि केरल के राज्य के अंतर्गत है आज। यहाँ पर यह था कि भाई अस्पृश्यता फैली हुई थी, अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था और हिंदू मंदिरों में निम्न वर्ग को जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, है ना। इसी को लेकर वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया है केरल राज्य में। ध्यान रखिएगा, यही वाइकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नारायण गुरु हैं। और एक और प्रमुख नेता हैं टी.के. माधवन। ये दो प्रमुख नेता माने जाते हैं वाइकोम सत्याग्रह के। बाद में 1925 में गांधी जी द्वारा त्रावणकोर रियासत के जो राज परिवार है उनके साथ समझौता कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी भी इस वाइकोम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। बाद में उन्होंने आंदोलनकारियों का त्रावणकोर राजघराने से समझौता करा दिया था 1925 में। अगला प्रश्न है, अछूतों के मंदिर में प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? बड़ा महत्वपूर्ण है कालाराम मंदिर सत्याग्रह। ऑप्शन है नारायण गुरु, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1930 में। ध्यान रखिएगा, 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया? महाराष्ट्र में चलाया गया। यहाँ पे भी निम्न वर्ग को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसके लिए आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संचालित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौदार तालाब सत्याग्रह, जिसको महाड़ मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन है 1922, 1927, 1930, 1932। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में चौदार तालाब सत्याग्रह हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में महाड़ करके एक जगह है और महाड़ में चौदार तालाब था। इस चौदार तालाब चूंकि सार्वजनिक तालाब था, परंतु इस तालाब के जल का प्रयोग निम्न वर्ग को नहीं करने दिया जाता था। तो इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1927 में महाड़ सत्याग्रह चलाया गया है। आज के लिए फिर इतना ही। एक प्रश्न और है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन है एस रामास्वामी पेरियर, दोनों श्रीधरालु नायडू। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, एस रामानाथन और श्री रामास्वामी पेरियर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत की थी रामनाथन ने, बाद में फिर इस आंदोलन को लीड किया था किसने? रामास्वामी पेरियर के द्वारा। आज के लिए फिर इतना ही, और आगे हम बात करेंगे, आगे के जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आपको लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।